नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 10वीं। सब्जेक्ट टीचर विषय शिक्षक गारटे एडी। आज हम सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें कोशिका विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया, ये भाग हम आज पढ़ने वाले हैं या उनकी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। बताइए, तो इसमें कुछ सवाल आपको दिए गए हैं। हमें जहाँ जख्म होता है उस स्थान के ऊतकों की कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाव लगने के पश्चात तुरंत ही कोशिका और ऊतक अपने नियमित कार्य नहीं कर पाते। घाव के स्थान पर स्थित रक्तवाहिनियाँ फट जाती है तथा वह भाग लाल हो जाता है। कोई कोशिकाएं उसमें नष्ट हो जाती है और इस स्थान पर स्थित तंत्रिका कोशिका हमें दर्द की संवेदना का आभास करती है। दूसरा प्रश्न है, जख्म ठीक होते समय उस जगह पर क्या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? जब जख्म या घाव ठीक होते समय एक पतली पपड़ी विकसित होती है। घाव के आसपास कोशिका विभाजन तेजी से शुरू हो जाता है तथा घाव लगने पर नष्ट हुई कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती है और इस प्रकार कोशिका विभाजन द्वारा बनी हुई नई कोशिकाएं घाव को आसानी से भर देती है। तीसरा सवाल है, क्या फूल तोड़ने से वनस्पतियों को जख्म होता है? वे जख्म कैसे भर जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि वनस्पतियों में तंत्रिका संस्था नहीं पाया जाता, अतः उनमें कोई भी संवेदना नहीं होती। परंतु अब तक के अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि वनस्पतियाँ में भी संवेदनाएं होती है। ऊतक जो कि नष्ट हो जाती है कोशिका विभाजन द्वारा पुनर्निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनने से घाव या जख्म ठीक हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी भी सजीव की वृद्धि कैसे होती है? क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो कैसे? किसी भी सजीव की वृद्धि उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से ही होती है। कोशिकाओं में विभाजन नियमित रूप से चलता रहता है तथा नई कोशिकाओं के जुड़ने से सजीव की शारीरिक वृद्धि अबाध गति से होती रहती है। इस प्रकार शरीर की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। ऊतकों के पुनर्जीवित तथा मरम्मत के लिए यानी कि सुधार के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्मों में से एक बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है। कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से दो प्रकार हमें दिखाई देते हैं। पहला जो है वो है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और अर्धगुणसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिकाएं करती है और अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना आवश्यक होता है। कोशिका की रचना का अध्ययन हम इसके पूर्व यानी कि 9वीं में हम कर चुके हैं। प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है। इसके अलावा अन्य कोशिका अंगक भी उसमें होते हैं। इस जानकारी के आधार पर अब हम दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका उसके केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों की संख्या को दुगना करती है। यदि गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो वह 4n की जाती है। अभी अगला जो भाग है वो है समसूत्री कोशिका। इसमें कायिक कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपानों में पूर्ण होता है।
और वे दो सोपान अर्थात प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन और परिकाल विभाजन या जीवद्रव्य का विभाजन, इस प्रकार से ये समसूत्री विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण उसका है पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था और चौथा जो है वो अंत्यावस्था। इन 4 चरणों में ये पूर्ण केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है। इसमें पहला जो विभाजन है वो है पूर्वावस्था। केंद्र के विभाजन की पूर्वावस्था में मूलतः बहुत ही नाजुक धागे जैसे गुणसूत्रों का वलीभवन यानी कि फोल्डिंग कंडेंशन होता है, जिससे वे लंबाई में छोटे और आकार में मोटे होकर उनके अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ में दिखाई देने लगते हैं। तारका केंद्र द्विगुणित होता है और प्रत्येक तारका केंद्र कोशिका के विपरीत सिरों पर जाते हैं। केंद्र का आवरण और केंद्रिका लुप्त होने लग जाते हैं और इस तरह की प्रक्रिया ये पूर्व अवस्था में होती है। और मध्य अवस्था में होने वाली प्रक्रिया, मध्य अवस्था में केंद्र का आवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सभी गुणसूत्रों का धनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र के साथ में जोड़ी कर लेता है और वो जोड़ी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के यानी कि मध्य प्रतल के समांतर अवस्था में संचारित होती है। दोनों तारका केंद्रक और प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रथिनों के धागे यानी कि तर्क तंतु का निर्माण उसमें होता है। ये और ये सब सारी क्रियाएं ये मध्य अवस्था में होती है। उसके बाद में तीसरी जो क्रिया है वो पश्चावस्था। पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। अलग हुए अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं और इस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के घड़े जैसे हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र के दो समूह कोशिकाओं के दोनों सिरों पर आसानी से पहुंच जाती है। तो बाजू में जो आकृति दी गई है उसमें यह अवस्था स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। तीसरी जो अवस्था है वो अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिर तक पहुँचे हुए गुणसूत्र अब विसंगनित हो जाते हैं या खुल जाते हैं, जिससे वे फिर से नाजुक धागों जैसे पतले होकर लुप्त हो जाते। दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर केंद्र का आवरण का निर्माण उसमें हो जाता है और इस प्रकार जब एक कोशिका में 2 संतति केंद्रक निर्मित होती है, संतति केंद्रक में केंद्रकाएँ भी दिखाई देने लग जाती है। तर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है और फिर जीवद्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। अब बाजू की जो आकृति दी गई है इसमें यह अवस्था हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जीवद्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाएं बनती है, जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे वह नीचे धंसती जाती है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका के इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच एक कोशिका पटल का निर्माण होकर जीवद्रव्यों का विभाजन उसमें होता है। समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए और जख्मों को भरने के लिए सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता हमें होती है। अगला जो भाग है वो है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर एक आकृति दी गई है अर्धसूत्री विभाजन की 1, 2, 3, 4 अवस्था। पहले उसके बाद में पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था और पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इस तरह से हमें वो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस तरह से होता है यह दिखाया गया है।
अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और भाग 2 में सजातीय गुणसूत्रों का जनुकीय विचरण यानी कि जनुकीय पुनः संयोग होता है, जिससे वे सजातीय गुणसूत्रों के 2 समूहों में विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है। दूसरा जो भाग है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का भाग 2, यह एक समसूत्री विभाजन को जैसे ही वो होता है। इसमें भाग 1 में तैयार हुई दोनों अगुणित कोशिकाओं का विभाजन होकर उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। युग्मक और बीजाणु का निर्माण होने वाली प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। इस कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुणित यानी कि 2 नियन कोशिकाओं में 4 गुणित यन यानी कि चार द्विगुणित अगुणित कोशिकाएं बनती है। इस कोशिका विभाजन के समय सजातीय गुणसूत्रों में परागति होकर जनुकों का पुनः संयोग होता है, जिससे बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं नवजात कोशिकाएं यानी कि जनु की दृष्टि से जनक कोशिका से और एक दूसरे से अलग अलग वो हो जाती है। इसके बाद में स्वाध्याय, ये स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।